नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सीडीपी की क्लास है। और पिछले साल 17 जनवरी 2022 को जो पेपर सीटेट का हुआ था उसमें जो 30 क्वेश्चन थे आपके, आज उन्हीं का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम करने का जो हमारा तरीका होगा वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मित्रों, जो 25 क्वेश्चन हैं आपके आज, वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी बचे 5 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीडीपी में जो थ्योरेटिकल आपका पोर्शन है उसको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप या तो खुद पढ़ लीजिए, और अगर और बहुत आसानी से आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स। आप इसको खोलिए। इसमें ज़्यादा नहीं है, 8-10 वीडियो हैं, लेकिन वो उन 8-10 वीडियो में आपकी जो सीटेट की थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप क्योंकि सीटेट बिल्कुल पास आ गया तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना ही सबसे बेस्ट जो है रणनीति है। तो इसलिए हम इसको ही सॉल्व करेंगे। और मित्रों, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है मेरे चैनल से सीटेट की तैयारी में, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बालकों के व्यक्तिगत विकास। अब इससे नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए हमें इसके जो ऑप्शन है पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, भविष्यवाणी तो की जा सकती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पक्के तौर पर नहीं की जा सकती। तो इसको थोड़ा होल्ड पर रखें। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये बात भी गलत है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो हम लगा सकते हैं। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। विकास अव्यवस्थित व असतत होता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास व्यवस्थित होता है और सतत होता है। व्यवस्थित मतलब कि उसकी एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी विकास शुरू हो जाएगा। और असतत का मतलब है कि भाई सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब दो चीज़ें रह गई। पक्के तौर पर ये भी बिल्कुल गलत है। तो अब बचा क्या आंसर, यही बचा। अब इसको हमें इसलिए पढ़ना पड़ा कि ये क्वेश्चन हमारा था थ्योरेटिकल, थ्योरी का क्वेश्चन था। अगर ये होता पैडा का क्वेश्चन तो पॉजिटिव और नेगेटिव से बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वही सही होगा भाई जो पॉजिटिव है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, क्रमबद्ध होता है, इसका मतलब ये गलत। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं व्यवस्थित होता है, ये भी गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी गलत है। आंसर क्या हो गया, सी। तो भाई कहने का मतलब है कि ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी विकास के ऊपर आ गया। तो विकास की जो थ्योरीज है उनको आप जरूर पढ़ लें, तो नहीं तो फिर आप 2-3 क्वेश्चनों का नुकसान कर बैठेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने का कौशल मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं। आस पड़ोस से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। धर्म से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। स्कूल से तो सीखते हैं, समकक्षी समूह से भी सीखते हैं। तो आंसर हो गया ए बी सी डी। बहुत आसान है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो देखिए जी, अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और दूसरा होता है अकमंडेशन यानी कि समायोजन। तो समावेशन या आत्मसातीकरण एक ही बात होती है, समायोजन। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जिससे अनुकूलन पूरा होता है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि अनुकूलन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, तो आप वही थ्योरीज एंड थिंकर्स में जाइए और प्याजे वाली वीडियो देखिए। आपको 101% समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आ जाएगा दोबारा आप भूलोगे भी नहीं कभी। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों सोच रहे होगे पॉजिटिव नेगेटिव का जादू नहीं चल रहा, भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। 4-5 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। अब लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, समझा के पूरी तरह चलूँगा आपको, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो या पॉजिटिव नेगेटिव का हो। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। किस में महसूस करते हैं, अमूर्त संरचना में। इसका मतलब है कि बच्चा अमूर्त स्तर पर नहीं पहुंचा है, यही तो मतलब है। और अमूर्त जो स्टेज होती है वो होती है 4th स्टेज, यानी कि बच्चा 4th स्टेज पे नहीं है, ये बात कन्फर्म है।
जब फोर्थ पे नहीं है तो किस पे होगा, थर्ड पे होगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर पर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वॉक क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। देखो पॉजिटिव चीज होगी कोई, मदद, पॉजिटिव, विनियमित, इसके साथ एक शब्द और आता है मॉनिटरिंग। अगर ये दोनों शब्द एक साथ आ जाए तो 100% पॉजिटिव होते हैं। फिलहाल ये भी पॉजिटिव है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड पर रहेगा। बच्चे की आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं दर्शाता। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने पर घटता जाता है, ऐसा भी नहीं है। ये व्यक्तिगत वॉक पूछ रहा है, व्यक्तिगत वॉक पूछ रहा है, इसका मतलब परिभाषा पूछ रहा है। जब परिभाषा पूछ रहा है तो परिभाषा ही रहेगी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, आंसर है फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पॉजिटिव काम करके मदद कर सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि सीटेट का पेपर हो और पॉजिटिव नेगेटिव का जादू ना चले। फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो 90 जो क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छी तरह से सीख लिया तो आप किसी भी पेपर में ट्राई करना, 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व होंगे। तो इसलिए जादू तो चलेगा ही चलेगा। चलिए क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। उपयुक्त इनाम देकर, इनाम नेगेटिव, सजा नेगेटिव, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, मदद पॉजिटिव, ब्लैक बोर्ड नेगेटिव, नकल नेगेटिव, आंसर। चलें आगे भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पॉजिटिव नेगेटिव से तो ऐसे ही सॉल्व होता है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पे है? देखिए किस चरण पे होगी वो ये कह रही है कि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। बाहर खेलने नहीं बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब सजा ही तो मिल रही है। तो ये क्या है, बच्चा कब पालन करता है नियमों का, कब नैतिकता दिखाता है? जब उसको दंड का डर होता है कि मुझे दंड मिलेगा अगर मैं नैतिकता नहीं दिखाऊंगा या आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा। तो कौन सी अवस्था हो गई, आज्ञा पालन व दंड की अवस्था। और बाकी अगर भाई फिर भी कोई दिक्कत है तो कोहलबर्ग का जो वीडियो है वो चैनल पे पड़ा हुआ है, थ्योरीज एंड थिंकर्स प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देख लीजिए। बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया, साथ में एक ट्रिक भी बताई है जिससे कि अगर आपको वैसे याद नहीं होगा तो ट्रिक से तो आपको 101% याद हो जाएगा। कोहलबर्ग का बच्चा, ट्रिक का नाम है कोहलबर्ग का बच्चा, उसमें सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा। तो यहां से चलते हैं फोर्थ से। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि जो बुद्धिमत्ता है वो एक ही आयाम नहीं है, एक ही फैक्टर नहीं है। तो ये बात सही है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने तो 8 बुद्धियां दी। अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर को नहीं पढ़ा है तो थ्योरीज एंड थिंकर्स में चले जाइए, हार्वर्ड गार्डनर का चैप्टर पढ़ लीजिए, साथ में बुद्धिमान कलाम नाम की एक ट्रिक है, आपको हार्वर्ड गार्डनर भी याद हो जाएगा। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अब तो कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये बात कही है तो ये बात भी ठीक है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सही गाइडेंस दिया जाए तो बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा, देखो नेगेटिव पूछ रहा था तो नेगेटिव ही आंसर आ गया। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा जो प्राइमरी तक या 10वीं तक या 12वीं तक इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन वो IAS बन जाता है, तो इसका मतलब कि बुद्धि जो है वो स्थायी नहीं है, ये परिवर्तित होती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाए, कुछ हद तक। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में क्या होगा, पॉजिटिव चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलते हैं। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं है, अगर शिक्षिका की भूमिका नहीं तो वो क्लास ही नहीं है, तो ये बात गलत है। शिक्षिका की सक्रिय पॉजिटिव, बच्चा निष्क्रिय नेगेटिव। देखो पॉजिटिव बच्चा होना चाहिए, टीचर नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका, बिल्कुल सही है। शिक्षिका निष्क्रिय, ऐसे निष्क्रिय मत होने। देखो जो शिक्षिका है वो क्या है, वो फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। जब सुविधादाता ही निष्क्रिय हो जाएगा तो कक्षा का काम नहीं चल पाएगा। क्या होना चाहिए,
शिक्षक व विद्यार्थी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि सक्रिय, सक्रिय पॉजिटिव है। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। आंसर मिल गया जी आपको आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा बताना भाई ये बात सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर आप लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपका 1 नंबर सीटेट से कट जाएगा। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं? बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियों में भी हो सकती हैं। ऐसे ही सिर्फ लड़के गणित विज्ञान में बेहतर नहीं हो सकते, लड़कियां भी हो सकती हैं। कल्पना चावला को देख लो, साइंटिस्ट बन गई, साइंस लेके तो बनी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये जो दोनों कथन है ये गलत हैं। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए सही है और आर गलत है, ये भी नहीं हो सकता। ए और आर दोनों गलत हैं, हाँ जी बिल्कुल गलत है, इसको आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पॉजिटिव चीज पर जोर देगी। जब भी सीडीपी का क्वेश्चन है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसको पढ़ने का जो आपका तरीका वो होना चाहिए पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जब ये समझ में आ जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढ लो। जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे तो आंसर भी अपने आप मिल जाएगा। पाठचर्या का लचीलापन, देखो लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बच्चा है 1ली से 5वीं क्लास तक का, यानी कि मैक्सिमम 10 ईयर्स का। ये बच्चे होते हैं छोटे, तो इनको लचीलापन मिलेगा तो ये कंफर्टेबल फील करेंगे। और सीटेट यही कहता है कि आंसर वही है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, मानक नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, गैर संदर्भीकरण नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, रटना नेगेटिव, याद करना नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए भाई। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, चित्र नेगेटिव। अब देखो अधिगमकर्ता कौन है? अधिगमकर्ता है बच्चा, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता ये बताना, यानी बच्चे की कमी बताना। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे की कमी बताता है वो नेगेटिव होता है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। अधिगमकर्ता यानी जो बच्चा है दूसरे बच्चों से उसकी तुलना कर रहे हो तो ये होता है नेगेटिव। एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नेगेटिव, यानी राम की तुलना श्याम से नहीं करनी है। किससे करनी है? राम के काम की तुलना राम के ही काम से करनी है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपने एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से कर दी तो नेगेटिव हो जाएगा। मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना, मानक नेगेटिव, लेवलिंग नेगेटिव। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। आप देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये आंसर है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है इसकी व्याख्या करता है? कौन सा व्याख्या करेगा? पॉजिटिव वाला करेगा भाई। तो पॉजिटिव ढूंढो। बैठने की तय व्यवस्था, देखो ये तय व्यवस्था क्या है? एक तरह का अनुशासन है कि भाई तू यहीं बैठेगा। आपने बच्चे से कह दिया रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, मतलब यहीं बैठेगा, ये नहीं करना है, नेगेटिव है। शिक्षक का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, केवल निर्देश देना, अपेक्षा, तीनों नेगेटिव हैं। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना नेगेटिव। बच्चे को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, चर्चा करना कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? देखो जब भी प्रश्न का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ढूंढना है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा समझ लो वही आंसर होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब देखो इसको और इसको जोड़ दो, आंसर आएगा 1। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, किया गया? इसका भी एक ही आंसर आएगा, जिस वर्ष उसको पारित किया गया था। शोषण को परिभाषित कीजिए, परिभाषा नेगेटिव वैसे ही होती है।
अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, पॉजिटिव, और उसके उपाय खोजिए। अब विश्लेषण करेगा, बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करेगा, उपाय भी बहुत सारे बताएगा, यानी जिसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे, जिसके बहुत सारे आंसर आए वही पॉजिटिव होता है। ओपन एंडेड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? कौन सा दर्शाएगा भाई? जो पॉजिटिव होगा वो दर्शाएगा। ढूंढ लो पॉजिटिव। विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना। जरूरत किसकी है? बच्चे की। पूरी हो रही है तो पॉजिटिव। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करना। विभिन्नता पॉजिटिव, विविध पॉजिटिव, लेकिन इसको कर दिया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हतोत्साहित कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, ही नेगेटिव। विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाना। योग्यता के आधार पर समूह बनाना एक्चुअली क्या होता है? लेवलिंग होती है, और ये होती है नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही तो पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए? नेगेटिव चीज से बचना चाहिए भाई। तो अब नेगेटिव ढूंढते हैं। चर्चा में विविध संस्कृति के उदाहरण लाना। चर्चा पॉजिटिव, विविध पॉजिटिव। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम व शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावी संस्कृति के लिए यानी ये किसी खास और विशेष संस्कृति की बात कर रहा है। किसी खास और विशेष संस्कृति के लिए आप स्पेशल काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी संस्कृतियों, सब संस्कृतियों के लिए काम करना, तो ये कुछ हद तक नेगेटिव लग रहा है। बाकी अभी दो ऑप्शन और देख लेते हैं हम इसके। विद्यार्थी को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। साझा करना, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। विद्यार्थी के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ाना। विद्यार्थी का सम्मान हो रहा है, उसकी संस्कृति का सम्मान हो रहा है, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। अब पीछे का भी देख लो जरा भाई। इसमें क्या था? इसमें था मेरे दोस्त चर्चा करना पॉजिटिव। अब वो दोनों भी पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या बचा? बी। क्यों? क्योंकि उसने कहा बचना चाहिए। किससे बचोगे? नेगेटिव चीज से बचोगे, और यही नेगेटिव है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो देखिए, वैसे तो आपको जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो थ्योरीज एंड थिंकर पे चले जाइए, या आप चले जाइए गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक ये प्ले लिस्ट है, आप इस पे जाना, क्योंकि ये मैंने ट्रिक में बता रखा है। इसकी ट्रिक है, 3 छोटी छोटी ट्रिक हैं, 3 लाइनें आपको याद करनी है, आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ याद हो जाएंगी। तो ये तो आप वहाँ सीख लेना। फिलहाल अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणज ये गणित से संबंधित होता है, कैलकुलेशन से संबंधित। जब वो गणित से संबंधित है तो पढ़ना, व्याख्या करना और समझना इससे तो हो नहीं सकता। लेखन, डिस्ग्राफिया, ये लेखन से रिलेटेड होता है। गति समन्वय, तो ये जो गति समन्वय, ये जो गतिज प्रक्रियाएं होती हैं, मोटो जो स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स होती हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो क्या बचा? वाचन डिसलेक्सी, ओ क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी। व्याख्या नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो वाचन वैकल्य बोलेंगे इसको। अगला प्रश्न। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? बचना यानी कि नेगेटिव चीज से बचोगे। बच्चा कैसा है? गतिक दिव्यांगता वाला, यानी कि उसके फिजिकल, उसको कुछ दिक्कत है, उसके जो सेंसेस हैं और जो उसकी बॉडी की हरकतें हैं उनमें ठीक से समन्वय नहीं है। तो किससे बचेंगे? चलो यहाँ शुरू करते हैं। बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन होना चाहिए, तो उचित समायोजन ही तो वैसे ही पढ़ने में ठीक लग रहा है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन, आवश्यकता किसकी है? बच्चे की, पॉजिटिव। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप व लिफ्टों से समतल करना है, बिल्कुल रैंप पॉजिटिव वर्ड है।
रैंप इसलिए जरूरी है कि बच्चा गतिक दिव्यांगता वाला है, यानी कि उसको फिजिकल, उसको वो विकलांग हो सकता है, किसी तरह से दिव्यांग हो सकता है। तो मान लो अगर बच्चा पैर से दिव्यांग है तो वो ऊपर की मंजिल पर तो जा नहीं पाएगा, तो उसके लिए रैंप जरूरी है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ क्या है, ऊपरी मंजिल पर कक्षा, पुस्तकालय या प्रयोगशाला का आवंटन, तो ये नहीं होना चाहिए। जिस क्लास में बच्चा है उसकी क्लास नीचे लगनी चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि मान लो बच्चा कोई व्हील चेयर पर आता है, वो ऊपर वाली मंजिल पर कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो इसलिए ये आंसर होगा, इससे बचेंगे। बच्चे का ध्यान रखना है, बस बच्चे का अगर आपने ध्यान रखा ना, बच्चे को भगवान मान लिया, तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपको सीटेट का पास करने से, इसलिए बच्चे को ही भगवान मान लो। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो। उच्च क्रम समस्या समाधान, समस्या समाधान पॉजिटिव कर रहा है। अभिसारी सोच नेगेटिव, नवचारी पॉजिटिव, जिज्ञासा पॉजिटिव। आंसर, सोचना नहीं है ज़्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव से ख़त्म करो बस। 21, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना है। भाई नेगेटिव चीज़ से बचो। कोई चीज़ है, आप बच्चे को चाहते हो कि बच्चा इसे लंबे समय तक याद रखे, तो क्या करेंगे, सही काम करेंगे, जो लर्निंग में हेल्प करे, जो ना हेल्प करे उसको आंसर करेंगे। स्मृति सहायक विधियां, ऐसी चीज़ें आप करो जिससे बच्चे की स्मृति बढ़े, सही है। संगठनात्मक चार्ट बनाना, चार्ट ऐसा बनाओ जो जिसमें संगठन हो, यानी कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्ट हो। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट होगी तो बच्चे को याद करने में आसानी होगी, ये भी सही है। मानसिक मानचित्र, चित्र का प्रयोग, मतलब ऐसा जिसमें बच्चे का मानसिक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती है, भी ठीक है। असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, यानी आप पढ़ाना तो चाह रहे हो जमा जोड़, और आप साइंस का कोई टर्म लेके उससे बात करने लगे, तो ये बिल्कुल असंबंध हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे बच्चे को याद करने में तकलीफ होगी। सी आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जब सीखे जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते, कैसी हो, पॉजिटिव हो। जटिल, ये तो नेगेटिव है। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, हाँ ये सही है। अव्यवस्थित, ये तो गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, कितना पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन भिन्न कहने से ये नेगेटिव हो गया, तो आंसर बचा। बच्चा तब उस चीज़ को याद रख पाता है, बेहतर तरीके से सीखता है जो उसके ज्ञान से जुड़ी हुई है। ज्ञान से जुड़ा यानी कि प्रीवियस नॉलेज, और जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता में योगदान दे सकता है। नेगेटिव देगा भी योगदान, विफलता, क्योंकि विफल हो रहा है बच्चा, तो ध्यान रखो इसको कि कौन सा कारण है जो बच्चे की विफलता में योगदान देगा। चलिए, अनुभव, अनुभव तो पॉजिटिव होता है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी, समावेशी पॉजिटिव होता है। शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, भी पॉजिटिव, तो ये तीनों तो हो गए भाई पॉजिटिव। ये ऐसा पाठ्यक्रम है जो गैर प्रासंगिक है, यानी जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, यही तो नेगेटिव होगा, यही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नेगेटिव। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे की गलती बताए, नेगेटिव होता है। बच्चे रटने के माध्यम सीखते हैं, रटना नेगेटिव। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय, सक्रिय पॉजिटिव, और ये बात प्याजे ने भी कही है, तो यही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना है। नेगेटिव से बचेगा। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, ठीक बात है भाई, अगर संबंधित होगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ऐसा उदाहरण जो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण पॉजिटिव होता है। उनकी संस्कृति में प्रचलित, यानी जिस संस्कृति से बच्चा आता है उसमें वो बहुत प्रचलित है, यानी बच्चा उससे फैमिलियर है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। आंसर हो गया बी। संप्रत्यय के लिए असतत मतलब
उससे अलग, उससे हटके, उससे जुदा, तो वो बच्चे को हेल्प नहीं करेगा। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधियां, अभिप्रेरणा। देखो भ्रांति नेगेटिव होता है, स्मृति नेगेटिव होता है, तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। अब दो बचे, अभिसंज्ञान या अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती है किसी को मोटिवेट करना, और अभिसंज्ञान होता है टू कम इनटू द नॉलेज, यानी खुद के बारे में जानना, अपने नॉलेज में कोई चीज आना। तो आंसर हो गया आपका ए। और वैसे भी जो ये अधिसंज्ञान है ये पॉजिटिव वर्ड है, हालांकि अभिप्रेरणा भी पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अधिसंज्ञान आंसर होना चाहिए, और है भी। अगला प्रश्न देखेंगे। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं? नकल में तो नहीं हो सकते, निष्क्रिय, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। अब आरोपण और समस्या समाधान। समस्या समाधान पॉजिटिव है, आंसर करो। अगला प्रश्न देखेंगे, तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज करना, यानी कि जहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं उनकी खोज करो, फिर उस पर चर्चा करो। और खोज करना, चर्चा करना सार्थक पॉजिटिव है, तो ये तो सही हो गया। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। अवसर देना, सहायक, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि मतलब दोनों सही हैं। देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी सही बात है। ए सही आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ये तो देखो आंसर हो नहीं सकते। अब आगे भी पढ़ेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, मतलब जो बात हमने ए में कही थी उसको क्लैरिफाई आर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो यही आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है कब? जब कुछ नेगेटिव होगा ऐसा लगता है। अब देखेंगे, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। गतिविधि को अगर आप महत्व दे रहे हो तो बच्चा बोर नहीं होगा, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। सफलता बच्चे को मिलेगी तब भी बोर नहीं होगा, ये भी ठीक है। उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर, यानी कि जो वो सफल हो सकता है उसके बारे में अपेक्षा करें, भाई तू तो सीटेट क्लियर कर लेगा भाई, ये मेरी अपेक्षा थी मेरे एक स्टूडेंट से और उसने कर ली, तो वो खुश हो जाएगा, है ना। बोरियत थोड़ी महसूस करेगा। कब बोरियत महसूस करेगा? जब किसी गतिविधि में उसको शामिल नहीं किया जाएगा, जब गतिविधि पर आप फोकस नहीं करेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तब बच्चा बोर हो सकता है। आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? नेगेटिव पूछ रहा है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना देखो अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना नहीं की, तो पॉजिटिव हो गया, एक चीज़ तो मिली कम से कम। अब अगला देखेंगे, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि, ये भी ठीक है कि बच्चे ने जो भी काम किया है उसको उसका वर्णन कर लो थोड़ा सा, कि भाई देखो इसने ऐसा किया था, ये बहुत बढ़िया काम था, इसमें थोड़ी सी कमी थी, इसको तुम और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। गतिविधि की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्र, मतलब बच्चे में क्या क्षमता, आप सिर्फ उसी को फोकस कर रहे हो, ये गलत है। उसकी कमी और उसकी कमी के साथ साथ उसमें क्या योग्यता है, इन दोनों के बारे में प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये अगर आप करते हो तो ये गलत करते हो, ये अनुचित तरीका है, तो ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आएगी। और अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, सिर्फ इस सेशन के लिए फ्री नोट्स दे रहा हूँ मैं, इस सेशन के लिए 2022-23 के लिए, तो आपको अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल ना करें, सॉरी, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब चीज़ें करते रहिए, ताकि और बच्चों को भी भला हो। मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।